हेलो गाइस, स्वागत है आपका एसएम ट्यूशंस में। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जल्द ही जो सेक्शन बी और सी है साइंस का वो भी लेके आऊँगा, भले लेट लगे बट चैनल पे अपलोड जरूर करूँगा। तो मैं अभी इस वीडियो पे सेट नंबर 1 का जो बी और सी सेक्शन रह गया था उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा और उसके जो राइट आंसर्स थे उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन कर लिया था। अब चलते हैं सेक्शन बी में। सबसे पहला क्वेश्चन जो सेक्शन बी में था वो ये था कि व्हाट हैपेंस व्हेन फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स आर लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर बहुत देर तक के लिए अगर कोई फूड मटेरियल जिसमें फैट हो या ऑयल हो उसको अगर हवा पे छोड़ दिया जाएगा तो वो क्या होगा। तो अगर ऐसा किया जाएगा तो उसमें जो फैट प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे और वो रैंसिड हो जाएगा। इसमें क्या दो चेंजेस ऑब्जर्व किए जाएंगे, तो इसमें दो चेंजेस ऑब्जर्व किए जाएंगे। उसमें सबसे पहला चेंज तो उसके टेस्ट में चेंज आ जाएगा और वो उसका टेस्ट जो है वो बैड टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड उसके स्मेल में जो स्मेल उसका होगा वो अनप्लीजेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग रैंसिड भी बोलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रैंसिडिटी बोलते हैं। अब इसी में एक पूछा गया था कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, कोई भी एक तरीका बताओ। तो इसको बहुत तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे आप उसको रेफ्रिजरेटर में कूल प्लेस में स्टोर कर सकते हैं, आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, आप उस पर प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिख रखा है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। क्या इसका आंसर है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही इसका आंसर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या होगा। मैग्नीशियम को एज अ मेटल लेके मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिएक्शन करेगा, उसका यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना था और दोनों ही केसेस में स्टेट करना था मेथड जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं जो गैस इवॉल्व होगा। तो जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो फॉर्म करेगा मेटल का सॉल्ट और CO2 और H2O। आप देख सकते हैं रिएक्शन मैंने लिखा है MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट जब एसिड यानी HCl से रिएक्ट कर रहा है तो MgCl2 दे रहा है यानी मैग्नीशियम क्लोराइड दे रहा है, साथ में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और वाटर दे रहा है। और जब मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो वो मैग्नीशियम सॉल्ट वंस अगेन मेटल सॉल्ट दे रहा है, CO2 दे रहा है और 2H2O दे रहा है। CO2 के लिए लाइम वाटर टेस्ट है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग CO2 को पास करवाते हैं जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है लाइम वाटर उससे, और जब वो उससे पास करता है तो CO2 जो है वो रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और वो फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसका कि कलर मिल्की वाइट होता है। और लाइम वाटर से वो मिल्क जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि CO2 का प्रेजेंस वहां पे है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 एक वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना था जिसमें ये दर्शाना था कि जो मेटल है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये रहा वो डायग्राम जिसके थ्रू आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो मेटल एक कंडक्टर है। इसी में एक और पार्ट में था जिसको आप एक सेटअप बताना था कि क्या होगा जब मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा स्टीम से। तो इसका ये है, आप देख सकते हो स्क्रीन को मैंने होल्ड कर दिया है, आप देख सकते हो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन और आंसर क्या। नाउ मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एक जिगजैग लाइन है और वो सेपरेट करता है मेटल को नॉन मेटल से। आपको नाम बताना है ऐसे दो बॉर्डर लाइन एलिमेंट के जो ये जिगजैग लाइन के आसपास लाई करते हैं। साथ ही साथ एटॉमिक साइज बताना था कि क्या होगा अगर हम लोग किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में और ये क्यों होगा। तो जो बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स है उसमें बहुत सारे हैं, आपको सिर्फ दो लिखना है। आप बोरोन लिख सकते थे, सिलिकॉन लिख सकते थे, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीरियम और पोलोनियम। इसमें से कोई भी दो आपको लिखना था। और जब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक सेम पीरियड में तो जो साइज होता है एटम का वो रिड्यूस होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं पीरियड में तो ग्रुप्स चेंज होते हैं और हर ग्रुप चेंज के साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अंदर आता है एटम के, और जिसके कारण जो न्यूक्लियर है उस पर्टिकुलर एटम का वो बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण जो साइज है वो रिड्यूस करता है। तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो जो साइज है वो डिक्रीज करता है। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ह्यूमन बॉडी में एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है
होता है और वो आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे होता है और एब्जॉर्प्शन जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर मिलियंस ऑफ टेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाइज। विलाइज प्रेजेंट होते हैं जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके कारण वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं डाइजेस्टेड फूड को। उनमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो कि ब्लड में मिला देते हैं जो भी डाइजेस्टेड फूड है उनको। और एब्जॉर्प्शन होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि हमारे बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है रिस्पिरेशन के थ्रू, उसमें जो रिएक्शन होता है वो डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन के बीच में होता है। तो डाइजेस्टेड फूड का हर सेल तक पहुंचना सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म होगा तभी जाके हमें एनर्जी मिलेगा, इसीलिए एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ज़रूरी है ताकि हमारा बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और हमारा बॉडी स्टे अलाइव रह सके और साथ ही साथ यूजफुल वर्क को भी कर सके, क्योंकि हर काम के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी मिलेगा कहाँ? डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन के रिएक्शन से। तो एब्जॉर्ब फूड होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। नाउ इससे पे आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 इस पेज में कि प्लांट्स जो होते हैं वो फॉल करना स्टार्ट कर देते हैं उनके लीव्स अगर आप पानी उसको प्रॉपर्ली नहीं दोगे तो। और प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर का वो कौन कंट्रोल करता है और कैसे होता है? तो इसका आंसर है कि जाइलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जो रूट्स में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं वो मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। वो वाटर फिर रूट हेयर से होता हुआ रूट्स में एंटर करता है और रूट से होता हुआ फिर स्टेम में जाता है और स्टेम से होते हुए पूरे प्लांट बॉडी में चला जाता है। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें रूट्स के अंदर जो वाटर है वो जाता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है सॉइल से रूट के अंदर, और रूट के अंदर से होता हुआ स्टेम और पूरे प्लांट्स में जो जाता है वो डिफ्यूजन के जरिए जाता है जिसमें हेल्प करता है ट्रांसपिरेशनल पुल सन के द्वारा। सन क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम ट्रांसपिरेशनल पुल, और सन क्या करता है, जो प्लांट्स हैं उनसे वाटर को लेता है और एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं। और इसी ट्रांसपिरेशनल पुल के हेल्प से जो वाटर रूट में होता है वो स्टेम तक चलाता है और स्टेम से फिर पूरे प्लांट के अपर बॉडी तक चला जाता है। तो ट्रांसपिरेशनल पुल मदद करता है उसको सक करने में, एक सक्सेशन पुल जनरेट करता है और रूट से होता हुआ फिर स्टेम से होता हुआ पूरे बॉडी में चला जाता है और ये सब कुछ करता है जाइलम। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। आपको बताना है मोस्ट सुटेबल मेथड जिसके थ्रू हम लोग बनाना ग्रो कर सकते हैं, बनाना का प्लांट लगा सकते हैं। आपको इस मेथड का नाम बताना है, साथ ही साथ बताना है कि ये मेथड जो है वो सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है और इसके 3 एडवांटेजेस बताने हैं। तो जो बनाना है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम, बनाना के प्लांट को कैसे ग्रो करवाया जाता है, तो उसको स्टेम से कट किया जाता है और उसका स्टेम को ही लगा दिया जाता है। कोई सीड नहीं लगाया जाता है बल्कि पूरा का पूरा स्टेम को ही लगा के उसको ग्रो करवाया जाता है। तो इस मेथड का नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम और ये आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसका एडवांटेज क्या है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड नहीं पाए जाते हैं, जो सीडलेस प्लांट है उनको भी ग्रो करवाया जा सकता है। ये एक रैपिड प्रोसेस होता है क्योंकि अगर आप सीड लगाओगे फिर वो धीरे धीरे जो उसका ग्रोथ होगा, डायरेक्टली स्टेम लगाने से इसका ग्रोथ फास्टर होता है। और साथ ही साथ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें जो पेरेंट कैरेक्टर है वो प्रिजर्व होता है नेक्स्ट जनरेशन में, क्योंकि 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो जिसके कारण ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। जो लगभग स्टेम के थ्रू ग्रो करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम के थ्रू ग्रो करते हैं, जिसके कारण जो पेरेंट होता है और जो न्यू प्लांट होता है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलता है, वेरिएशन बहुत मिनिमल होता है। इसी में एक और में क्वेश्चन है कि जो रिप्रोडक्शन करता है ईस्ट, उस मेथड का नाम बताइए और साथ ही साथ एक एक्सपेरिमेंट करके बताइए। तो ये लैबोरेटरी वर्क में आता है और साथ ही साथ इसमें आपको बताना था कि ईस्ट के अलावा कौन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इसी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। तो मैं बताना चाहूंगा जो ईस्ट है वो बडिंग करता है और हाइड्रा एक अनदर ऑर्गेनिज्म है जो इसी प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है। बाकी जो एक्टिविटी है वो आप लिख लिए होंगे, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। नाउ अब बारी है अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22 में। इसमें बताना था टू गेट एन इनलार्ज, सबसे पहले तो हमें बड़ा इमेज चाहिए और रियल और इन्वर्टेड इमेज चाहिए। तो कनकेव मिरर में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे जो हमें एक इनलार्ज इमेज मिले, रियल और इन्वर्टेड इमेज मिले। तो टोटल कनकेव मिरर में 6 कंडीशन होते हैं, आपको पता होगा, जिसमें से अगर हम सेंटर पे रखेंगे तो इक्वल साइज का बनता है और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के नजदीक लाते हैं जो इमेज होता है वो बड़ा होता चला जाता है। इसका मतलब ठीक सेंटर से आगे रखेंगे और फोकस के पहले,
यानी जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उस केस में जो इमेज बनेगा कनकेव मिरर के द्वारा वो रियल इन्वर्टेड बनेगा, साथ ही साथ इनलार्ज बनेगा। तो आप देख सकते हो a डैश b डैश ऑब्जेक्ट का साइज है जो कि बड़ा है ab से, जो कि इमेज है आपका। ऑब्जेक्ट का साइज है ab और इमेज का साइज है a डैश b डैश, जो कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, उसका इमेज उल्टा बन रहा है यानी रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। और मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बिटवीन c एंड f, या आप इसको बोल सकते हो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी में एक b पार्ट था, आपको बताना था कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो देखो, जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए तो इमेज भी जो बनेगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा और इक्वल साइज का होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे और जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। तो दोनों का साइज इक्वल होगा तो मैग्निफिकेशन तो 1 आएगा, बट इन्वर्टेड होने के कारण नेगेटिव साइन आएगा, यानी इस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा वो -1। नाउ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23। आपको बताना है कौन सा मिरर का यूज किया जाता है शेविंग पर्पस के लिए। तो कनकेव मिरर का यूज किया जाता है, और क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है और मैग्नीफाइड। सेकंड उसी में था 23 का बी, कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए कौन सा इमेज, जो टिथ का देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं। तो वंस अगेन यहाँ भी कनकेव मिरर होगा, मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज बनाता है, जिसकी वजह से। सी है रियर व्यू के लिए व्हीकल्स में क्या यूज किया जाता है। तो ये बहुत ईजी है, कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, क्योंकि अगर कनकेव यूज करेंगे तो वो कभी बड़ा बनाएगा, कभी छोटा बनाएगा, और कभी इक्वल साइज का बनाएगा, कभी इन्वर्टेड बनाएगा, कभी इरेक्ट बनाएगा। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे कनकेव मिरर के लिए। तो इसीलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, जो इमेज फॉर्म करता है वो साइज से छोटा होता है और साथ ही साथ वर्चुअल और इरेक्ट होता है। तो छोटा इमेज बनाने के कारण वो पीछे का लार्जर एरिया को कवर करता है, इसलिए व्हीकल्स में हम लोग यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर। नाउ अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, रे डायग्राम, आपको उसी के बेसिस पे कुछ आंसर करने थे। जैसे इज द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। जो टाइप ऑफ लेंस है वो कैसा है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो आपको देख के ही पता चल रहा है, जो रेज है उनको कन्वर्ज किया जा रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है। इसका कैरेक्टर बताना है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो ये रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, क्योंकि रेज जो है वो एक्चुअली मीट कर रहे हैं। जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बन रहा है और साथ ही साथ इन्वर्टेड बन रहा है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है इस इमेज के जो बन रहा है इस लेंस से। थर्ड कंडीशन है, इन विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल द मैग्निफिकेशन बी -1। अभी हमने ऊपर ही देखा कि -1 मैग्निफिकेशन कब होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हैं। बट यहाँ पे जो केस है वो लेंस का केस है। तो मिरर के लिए जो वर्ड सेंटर यूज किया जाता है वो यहाँ 2f1 के लिए यूज किया जाता है। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एट 2f1। तो इमेज कहाँ बनेगा, एट 2f2। इक्वल साइज में बनेगा बट इन्वर्टेड बनेगा, जिसके कारण मैग्निफिकेशन -1। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, आप देख सकते हो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आयरन फिलिंग्स है वो। आपको बताना है व्हाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच पैटर्न, ऐसे पैटर्न में क्यों अरेंज हुआ है। तो दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट ईच पीस ऑफ आयरन फिलिंग बिकम अ स्मॉल मैग्नेट। क्योंकि मैग्नेट के प्रेजेंस में जो स्मॉल आयरन फिलिंग्स है वो भी एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं और वो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसके कारण वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। ये क्या पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। Why do the iron fillings near the bar magnet seem to align in the shape of closed curve? ये closed curve के जैसा क्यों हो गए हैं पोल के पास, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो ऑरिजिनेट करते हैं और एंड करते हैं पोल्स पे। तो ये जो आयरन फिलिंग्स है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो जिसके वजह से वो एक क्लोज कर्व को इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो। अब आते हैं सेक्शन सी में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 एक बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और हमको लगता है मैक्सिमम लोगों ने इसको बनाया नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 सेक्शन सी में। ये एक बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था और आई होप ज़्यादातर लोगों ने इसको अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा, बट जिन्होंने किया होगा उनको फुल मार्क्स मिला होगा, क्योंकि है ये इजी बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसमें क्या बोल रहा है, एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड को
लिखना चाहूंगा कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड कैसा है। तो ये है C3H6O2। अगर हम उसको एक्सपैंड करेंगे तो अब आप आसानी से उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे CH3 है, फिर CH2 है, फिर COOH है। 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, और डबल OH है यानी ओइक ग्रुप है, यानी प्रोपानोइक एसिड है। तो ये जो सब्सटेंस A है वो एक प्रोपानोइक एसिड है, और वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेटल से, और क्या फॉर्म कर रहा है, कंपाउंड B फॉर्म कर रहा है। तो आप देखो मैंने रिएक्शन लिख रखा है कि जब प्रोपानोइक एसिड जो है वो सोडियम यानी 2Na से रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, CH3COONA+H2। तो वो क्या बनाएगा, जो सब्सटेंस B बनाएगा वो आपका सोडियम एसीटेट कहलाएगा। तो B आपको पता चल गया सोडियम एसीटेट है, सब्सटेंस A प्रोपानोइक एसिड है। उसके बाद अगला कंडीशन क्या था कि जब हम रिएक्ट करेंगे B को D ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH गिव्स बैक BnC, यानी D का जब ट्रीटमेंट होगा NaOH से तो वो B और C देगा, बट D अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं कि D क्या है। तो D कब फॉर्म होगा, जब हम लोग अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे इथेनोइक एसिड से, यानी प्रोपानोइक एसिड और इथेनॉल का अगर रिएक्शन होता है तो आपको पता होगा जब भी ओइक ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप रिएक्ट करते हैं तो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम लोग ईस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस D है वो है इथाइल प्रोपानोएट, ठीक है ना। और जो C सब्सटेंस है वो हमें अगला रिएक्शन से पता चलेगा, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि जब हम लोग D को रिएक्ट करेंगे NaOH से, तो देखते हैं D हमारा CH3CH2COO C2H5 है, उसको रिएक्ट कर रहे हैं NaOH से, तो क्या फॉर्म हो रहा है, CH3CH2COONA+C2H5OH। तो ये जो CH3CH2COONA है वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि वो जो है वो सब्सटेंस D है। तो ये जो C2H5OH है वही हमारा C सब्सटेंस है, यानी इथाइल अल्कोहल। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, यहाँ पे A जो होगा वो प्रोपानोइक एसिड होगा, B जो होगा वो सोडियम एसीटेट होगा, D जो होगा वो इथाइल प्रोपानोएट होगा, और C जो होगा वो इथाइल अल्कोहल ना। इसी का एक और क्वेश्चन था जिसमें बताना था कि एक कंपाउंड X है जो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है H2 के साथ और Y फॉर्म कर रहा है। तो ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, ये एक एडिशन रिएक्शन जिसमें X जो है वो H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और Y फॉर्म कर रहा है। तो मैंने एग्जांपल लिया है, X को इथीन लिया है और जिससे फिर इथेन बन रहा है, डबल बॉन्ड है इधर और उधर सिंगल बॉन्ड है। तो जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ट्रीट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ निकल कैटलिस्ट या पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाता है। यही आपका हाइड्रोजनेशन कहलाता है या एडिशन रिएक्शन कहलाता है। तो X जो होगा वो इथीन होगा और Y जो होगा वो इथेन होगा। इसी में एक B पार्ट था जिसमें हमें बताना था ब्यूटेनॉन और पेंटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मैंने लिख दिया है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आप देख सकते हो। और C पे एक क्वेश्चन है कि क्या डिटर्जेंट्स के हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि जो वाटर है वो हार्ड है या सॉफ्ट है। तो नहीं, हम ये नहीं पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है वो दोनों ही केस में लेदर प्रोड्यूस करता है, चाहे हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो। तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो वाटर हम यूज कर रहे हैं वो सॉफ्ट है या हार्ड है अगर हम यूज करते हैं डिटर्जेंट को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कंस्टिट्यूट द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलके बना है, और ये जो कंपोनेंट्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वो कैसे प्रोटेक्टेड हैं, और अगर कहीं पे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इंजर्ड हो जाता है, उसमें इंजरी आ जाती है, तो किस टाइप के जो सिग्नल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसका आंसर है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, और वहीं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें क्रेनियल नर्व्स और विसरल नर्व्स होते हैं। जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड होता है एक बोनी बॉक्स में जिसे हम स्कल कहते हैं या क्रेनियम कहते हैं। साथ ही साथ ये जो स्कल होता है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमें जर्क से और मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। वहीं पे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो प्रोटेक्ट किया जाता है एक बोनी केज से जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आती है तो वो सिग्नल्स जो कि रिसीव किए जा रहे हैं पूरे बॉडी से रिसेप्टर के द्वारा, जो सिग्नल्स रिसेप्टर्स भेजते हैं वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में भेजते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से वो सिग्नल्स जो होते हैं वो ब्रेन पे जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड होगा तो हर वो सिग्नल जो स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन तक जाता है वो सारे सिग्नल्स भी डिसरप्ट होंगे।
तो ये था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्लेनेरिया जो है, इंसेक्ट जो है और ऑक्टोपस और जो वर्टिब्रेट्स हैं, ये तमाम के पास आईज होते हैं, ठीक है ना। तो आईज के बेसिस पे क्या हम कॉमन इवोल्यूशनरी ऑरिजिन बोल सकते हैं इनको? तो आईज जो है प्लेनेरिया, इंसेक्ट और ऑक्टोपस के, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर वाइज। ये ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी ऑफ इवोल्यूशन के केस में हम आईज को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आईज ऑफ प्लेनेरिया जो है वो बहुत सिंपल होता है और इसमें लेंस नहीं होता है। वहीं जो इंसेक्ट होते हैं उनके आईज कंपाउंड होते हैं, और वर्टिब्रेट्स के जो आईज होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो आप देख सकते हो कि तीनों के आईज में कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी सेम फंक्शन ऑफ विजन नहीं है, जिसके कारण कॉमन इवोल्यूशनरी ऑरिजिन हम स्टैब्लिश कर ही नहीं सकते। तो आईज के आधार पे इन इंसेक्ट्स को ग्रुप करना पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन उसी में था कि कैन दीज ऑर्गेनिजम्स बी ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ आईज दे पॉसेस। और उसके बाद था क्या स्ट्रक्चर ऑफ आईज एक बेसिस हो सकता है हम क्लासिफाई करने पे, अगर इन इंसेक्ट को करना चाहें तो स्ट्रक्चर ऑफ आईज इन ईच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म डिफरेंट, सजेस्टिंग सेपरेट इवोल्यूशनरी ऑरिजिन। जैसा कि मैंने इसके एबव क्वेश्चन में बताया कि इन तीनों के आईज जो हैं वो डिफरेंट है, जो हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये अलग फाइलम, अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो आई एक बेसिस नहीं है इन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करने के। उसके बाद एक एविडेंस बताना है आपको कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। तो इसका बहुत इजी आंसर है कि जो रेप्टाइल्स हैं उनके पास, जो बर्ड्स हैं उनके पास विंग्स होते हैं। बर्ड्स लाइक रेप्टाइल्स हैव डेवलप्ड विंग्स ऑल्दो द वे द विंग्स आर यूज्ड इन डिफरेंट। तो हम बोल सकते हैं कि एक आर्कियोप्टेरिक्स करके एक फॉसिल्स निकला था जिसके पास विंग्स था, और वो रेप्टिलियन प्रजाति का था। तो रेप्टाइल होते हुए भी उसके पास विंग्स था, तो कहीं ना कहीं बर्ड से ही वो इवॉल्व हुए हैं। बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुए हैं, लेकिन बर्ड्स जो रेप्टाइल्स यूज करते थे उनको, विंग्स को, वो अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए, जबकि जो बर्ड्स हैं वो उनका इस्तेमाल उड़ने में भी करते हैं। तो एक कॉमन लीनिएज आपको मिलता है जिसके आधार पे आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं जो बर्ड्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से। इसका और क्या एक क्वेश्चन था कि फॉसिल्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और इनका एज कैसे डिटरमाइन होता है। तो फॉसिल्स जो होते हैं वो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट या एनिमल्स के, ठीक है, जो बहुत डीप डाउन में बरीड होने के बाद ह्यूज प्रेशर और टेम्परेचर के कारण वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल्स में। फॉसिल्स जो होते हैं मिलियन मिलियन ईयर्स लगता है ये पूरा फॉर्मेशन में। और एज डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक कार्बन डेटिंग और एक लेयरिंग। कार्बन डेटिंग में क्या किया जाता है, C14 एटम को कैलकुलेट करके उसका एज बताया जाता है। ये प्योरली एक साइंटिफिक मेथड है। वहीं लेयरिंग जो होता है वो स्टडी किया जाता है कि वो कितनी नीचे तक दफन है, जिसके हिसाब से जो मिट्टी फॉर्म हुआ होगा उसको फॉर्म होने में कितना वक्त लगा होगा, और जितना ज्यादा अंदर वो होगा इसका मतलब उतना ज्यादा दिन पुराना वो होगा। तो लेयरिंग में जो होता है वो प्रॉपर एकदम सटीक उसका एज डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, बट जो फॉसिल फ्यूल का पर्टिकुलर एज बताने के लिए ज्यादातर केस में हम लोग कार्बन डेटिंग मेथड यूज करते हैं। अगला हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें हमें बताना है कोई भी दो डिफेक्ट के बारे में और ये डिफेक्ट कैसे होते हैं। तो जो दो डिफेक्ट है वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है। कॉजेज आपके स्क्रीन पे हैं जिसकी वजह से ये होते हैं। इसमें एक बी पार्ट था जिसमें हमें बताना था कि अगर एक पर्सन है वो -2 मीटर का स्पेक्ट्स यूज करता है, -2 मीटर का फोकल लेंथ का स्पेक्ट यूज करता है, तो आपको नेचर बताना था और पावर ऑफ लेंस बताना था। तो पावर ऑफ लेंस जो होगा वो कनकेव लेंस होगा, और पावर कैलकुलेट किया जाएगा इसका, जो कि आएगा -0.5 डायोप्टर यानी डी। अगला क्वेश्चन है लीस्ट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट यूज करने का कोई दो डिसएडवांटेज आपको बताना है। तो सीरीज सर्किट को यूज करने का डिसएडवांटेज तो ये है कि अगर कोई भी एक डिवाइस जो है आपका वो खराब हो जाएगा अगर, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दूसरे डिवाइस तक पहुंचेगी ही नहीं और वो भी वर्क करना स्टॉप कर देगा। तो अगर 10 बल्ब कनेक्टेड हैं सीरीज में और कोई भी एक बल्ब खराब हो गया तो उसके आगे वाला कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। ये तो पहला केस है। दूसरा केस इसका डिसएडवांटेज क्या है कि स्विच केस में, स्विच अगर हम लोग यूज करते हैं सीरीज वाले में तो सबका सेपरेट स्विच नहीं हो सकता। एक बार स्विच ऑन करने से सीरीज में कनेक्टेड सारे डिवाइसेस ऑन हो जाएंगे और स्विच ऑफ करने से वो सारे डिवाइसेस ऑफ भी हो जाएंगे। तो ये भी एक डिमेरिट है सीरीज सर्किट का। उसके बाद आते हैं एक आपके पास एक कनेक्शन दिया हुआ है, एक अरेंजमेंट है रेजिस्टर्स का, और आपको यहाँ पे बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो। तो सबसे पहले मैंने उसको अच्छा सा डायग्राम में कन्वर्ट किया है।
जिसके थ्रू इजीली समझ में आए, और फिर मैंने R12 कैलकुलेट किया है, R45 कैलकुलेट किया है, और तब ये तीनों पैरेलल केस में आ जाएंगे। और फिर जब ये कैलकुलेट होंगे पूरे, जो कि आप सॉल्यूशन देख पा रहे होगे, और ये कैलकुलेट होके आएगा 3 ओम। नाउ इसी का एक और का क्वेश्चन था, आपको एक डेरिवेशन करना था पैरेलल कनेक्शन के लिए जहां पे 3 रजिस्टर हैं। तो ये रहा, आप देख सकते हो ये डेरिवेशन, मैंने होल्ड कर दिया है स्क्रीन को। उसका आगे का पार्ट ये रहा। इसी में एक क्वेश्चन था कि अगर आपके पास 3 रजिस्टर्स हों और तीनों 20-20 ओम के हों, तो उस केस में अगर मिनिमम रेजिस्टेंस बनाना हो इन चारों रजिस्टर्स को यूज करके, जो चारों 20-20 ओम के ही हैं, तो कैसे होगा। तो कभी भी हमें मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो हम सारे रजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो जब हम पैरेलली उनको कनेक्ट करेंगे तो जो मिनिमम रेजिस्टेंस आएगा वो 5 ओम का। नाउ अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो आपको एक एक्टिविटी डिजाइन करना है और एक मेथड बताना है, स्टेटमेंट देना है, और एक वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है। तो ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। मैं इसको स्क्रीन को होल्ड कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और बहुत परेशान आप कर रहे थे कि इसका सॉल्यूशन कब आएगा बी और सी सेक्शन का। तो ये रहा, होप जो मैंने आंसर्स बताए हूँ आपने भी वही लिखा हो और आप इस बार कम से कम पास हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अनदर सेट के साथ, उसका भी बी और सी सेक्शन एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।